नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दिन भर की हर खबर से आपको हम करेंगे खबरदार और सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से देखेंगे। कश्मीर में गैर कश्मीरी प्रवासी मजदूरों और हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर आतंकवादियों ने नागरिकों के लिए एक तरह से दहशत का सीजन रिलीज किया है और ये किसी वेब सीरीज की तरह कोई विषय नहीं माना जा सकता। यह देश को चिंता में डालने वाली बात है। कश्मीर के विरोधाभास अजीब है। पर्यटकों के मन में यह प्लान है कि सर्द मौसम में कश्मीर घाटी हो आया जाए, धरती पर जन्नत कही जाने वाली जगह को अपनी सेल्फी और सोशल मीडिया पर छा जाने वाले छोटे छोटे वीडियोस में रिकॉर्ड कर लिया जाए, जबकि दूसरी तरफ वो प्रवासी मजदूर जो सेल्फी के लिए नहीं रोटी के लिए गए थे, उनकी टारगेट किलिंग हो रही और वो झोला उठाकर घर लौटने पर मजबूर है ताकि किसी तरह जान बचा पाए। आखिर इस आतंक को देश कब तक झेलता रहेगा? खबरदार में इस पर हमारा फोकस रहेगा। इन्हीं हालात से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान को ग्लोबल क्रिकेट समुदाय और विकास के हर ग्लोबल मंच से बाहर निकालने का समय आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान अपनी आतंक नीति को लेकर क्लियर है। उसे डर का माहौल बनाना है, आतंकवादियों का प्रमोशन और इंक्रीमेंट करना है, जिहाद का जहर फैलाना है। पाकिस्तान का आचरण ऐसा है कि उसके हाथ में क्रिकेट बॉल नहीं, ग्रेनेड ही शोभा देते हैं। तो फिर ऐसे देशों का विकास और समृद्धि की राह में क्या काम? जो देश हाथ में ग्रेनेड लेकर दहशत के टूर्नामेंट खेलते हो, उन्हें साथ बिठाकर गोष्ठियां और सम्मेलन करने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के इलाज के लिए भारत का एक्शन प्लान विस्तार से देखिएगा। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताती हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक सब तरफ हिंदुओं और सिखों को टारगेट करने वाली एक लहर सी चल रही है। बांग्लादेश में हिंदू न सिर्फ खतरे में है बल्कि दहशत में है। वहां के विस्फोटक हालात की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के देसी हथियारों का मुकाबला करने के लिए भारत के पारंपरिक हथियारों का आधुनिक अवतार आ गया है। बिजली के झटके देने वाला त्रिशूल, करंट मारने वाले मुक्के, टायर पंचर करने वाला वज्र, इन सभी हथियारों का डेमो आपको हम आज दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कश्मीर की। डर लग रहा है, इसलिए अब आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। अभी वापस जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, वहाँ कभी नहीं जाएंगे। हम मर जाएंगे भी नहीं जाएंगे वहाँ। हम घर जाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम अपने बच्चों को इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है हमारे गाँव। बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया हमें। पिछले 12 दिनों में कश्मीर में 9 आम नागरिकों को टारगेट करके उन्हें मारा गया है। मरने वाले सबसे ज्यादा वो लोग थे जो गैर कश्मीरी थे। पाकिस्तान के हाइब्रिड आतंकवादी इस बार गैर कश्मीरियों को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग से लोग डरे हुए हैं। आतंकी हमलों के डर से गैर कश्मीरी अब अपने घर लौट रहे हैं। जिसको जो भी साधन मिल रहा है वो उसके जरिए पहले जम्मू जा रहा है, फिर वहां से अपने घर। ये वो गैर कश्मीरी मजदूर हैं जो आज कश्मीर से वापस लौटने के लिए मजबूर हैं। इनके कंधों पर इनका सामान नहीं, इनके सपनों का बोझ है और वो दहशत है जो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के किसी स्कैनर या मेटल डिटेक्टर से पकड़ी नहीं जा सकती। ये लोग कश्मीर की वादियों में सेल्फी नहीं, रोटी के लिए आए थे। ये लोग अपनी बेहाल जिंदगी में वादियों की खुशबू भरने नहीं, उस वादे पर आए थे कि वो अपने परिवार को कभी भूखा नहीं रखेंगे। लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं है, न काम, न पैसा, न उम्मीद, कुछ नहीं। अगर कुछ है तो वो है मौत का डर। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है, घर जा रहे हैं। ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया हमें। बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। अपनी जिंदगी किसे प्यारी नहीं, मरना कोई नहीं चाहता, और वो मौत तो बिल्कुल नहीं जिसमें लड़ने का एक मौका तक ना मिले। कोई आतंकी आए, आधार कार्ड देंगे और गोली मार दे। हम लोग को भी डर सा पैदा हो गया कि पता नहीं हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ भी वो काम हो सकता है।
इसलिए हम ये मतलब अपील करना चाहते हैं कि हमको मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ निकालें। बहुत दिनों से हम लोग यहाँ रहते हैं, मगर ऐसे हालात कभी हम लोग को ना झेलना पड़ा। इससे पहले भी बहुत कुछ हुए, मगर ये मेरे भाइयों के ऊपर जो टारगेट बनाया जाता है, ये ऐसी नहीं हुई थी सिचुएशन कभी भी। गैर कश्मीरी मजदूरों के अंदर दहशतगर्दों की गोली से मारे जाने का डर इतना है कि वो अपना काम बंद करके हर हाल में कश्मीर छोड़ना चाहते हैं। श्रीनगर के बस स्टेशनों पर भीड़ है, जम्मू में रेलवे स्टेशनों पर लोग जुटे हुए हैं। ये लोग किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में कुछ लोग हैं जो इनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो गया है, डर गए। मालिक को बोल रहे थे हमारा पैसा दे दो, हम निकल जाएंगे, जल्दी हमको निकाल दो बाबू। तो बोलता है जब तक तुम्हारा जमादार पैसा नहीं देगा हम नहीं जाने देंगे। रात को 12 बजे आया, सोए थे तो सबको ऐसे उठा दिया। हम अपने बच्चों को इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है हमारे लाल। न मेहनत का पैसा मिला, न 2 दिन से कुछ खाया था, लेकिन जिंदगी रही तो उसकी बेहतरी की कोशिश होती रहेगी। यही आस लिए ये गैर कश्मीरी परिवार अपने बच्चों की पेट जलाती भूख और खौलते हुए खारे आंसुओं के साथ अपने घर लौट रहे हैं। ये कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं, इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अपने घर वापस चले जाएं। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लोग ईंट भट्टे में काम कर रहे थे, वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिए, मार के भगा दिया वहाँ से। फिर आप वहाँ से भाग कर आ गए? वहाँ से हम भाग कर आए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के अपना। वापिस जाएंगे काम करने? नहीं जाएंगे सर, वहाँ मरने थूना जाएंगे सर, वहाँ से हमें जी बचा कर लाना था। छोटा पैसा दिया, मजदूरी बकाया वहाँ? कोई नहीं दिया सर। एक मजदूरी बकाया? मेरा 70,000 है। ये डर पिछले 2 हफ्तों में पनपा है, क्योंकि 5 अक्टूबर से पाकिस्तान ने अपने हाइब्रिड आतंकियों से आम नागरिकों की टारगेट किलिंग शुरू करवाई। तब से लेकर अब तक आतंकियों ने 9 नागरिकों की हत्या की है, जिसमें 5 गैर कश्मीरी थे और 4 आम कश्मीरी। मरने वालों में माखनलाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान, मोहम्मद शफी लोन, सुपिंदर कौर, दीपक चंद, सगीर अहमद, अरविंद कुमार साह, राजा ऋषिदेव और जोगेंद्र ऋषिदेव थे। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 4 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्याएं हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार हरकत में आई है और नए सिरे से पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग घाटी में बाहरी लोगों के दिल में दहशत भरने के लिए की गई है, क्योंकि इस साल अब तक आतंकी घटनाओं में कई कश्मीरी नागरिक भी मारे गए हैं। इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई हैं, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2 और बडगाम और बांदीपोरा में एक नागरिक की टारगेट किलिंग। कश्मीर में गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग देश का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इतनी भी साजिश आतंकी कर लें, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इंसानियत की हत्या है और ऐसे लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार का डायरेक्ट शासन है, केंद्र सरकार चुप क्यों है? होम मिनिस्टर क्यों बाहर आके वक्तव्य नहीं देते? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। क्या हुआ उस बात का? ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है कि इस प्रकार की चीजें चलती रहे? आज के जो हालात हैं, उन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनके कार्यकाल में वहां शांति थी, आज हालात ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। आम नागरिकों की हत्या का मामला केंद्र सरकार के लिए भी एक गंभीर विषय है, इसीलिए टारगेट किलिंग के मामले पर गृह मंत्रालय कड़ी नजर रखे हुए है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों के डीजीपी के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर एक बैठक की। जम्मू कश्मीर के हालात पर नियंत्रण के लिए सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ के कई वरिष्ठ अधिकारी भी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं। टारगेट किलिंग का जवाब देने के लिए सरकार एक बड़ी योजना तैयार कर रही है, क्योंकि कश्मीर से गैर कश्मीरियों का पलायन किया जाना इस वक्त एक राष्ट्रीय मुद्दा है। राजभवन में आज एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस मामले में कई बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। हम इस वक्त श्रीनगर के राजभवन में हैं, जहां पर
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारियों, खासतौर से सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल और साथ ही साथ CRPF के इंस्पेक्टर जनरल जो कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उनके साथ ये बैठक हो रही है। हाल की आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की बौखलाहट बताया जा रहा है। दरअसल पिछले काफी समय से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में कमी आई है। पाकिस्तान अब सीधे तौर पर आतंकियों को सीमा पार करवाकर हमले नहीं करवा पा रहा है, इसीलिए हाइब्रिड आतंकियों की मदद ली जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में नए ट्रेनिंग कैंप भी इसीलिए खोले गए हैं। POK में 20 नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए। पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके स्लीपर सेल्स वहीं मौजूद है, तभी तो बड़े आराम से आ रहे हैं। उनके फाइनेंसिंग चैनल्स अलाइव है, उनका एम्युनिशन चैनल अलाइव है। ये वो कर रहे हैं जो उनको करना है, उनकी पॉलिसी है। हमारी जो पॉलिसी है, हमको अगर हम उसको ठीक से नहीं करेंगे तो करते रहेंगे। गैर कश्मीरियों की हत्या दहशत फैलाने के मकसद से ही करवाई जा रही है। ये पाकिस्तान के आतंकवाद का नया मॉड्यूल है और इस नए मॉड्यूल का मकसद कश्मीर में आतंकी हमलों के जरिए गैर कश्मीरियों में डर पैदा करना है, ताकि वो और पलायन कर चुके कश्मीरी पंडित कभी कश्मीर न लौटें। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कश्मीर में नागरिकों की टारगेटेड किलिंग रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक खतरनाक प्लान पर काम कर रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टारगेट किलिंग के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP है। आईसिस की प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद में ISKP की साजिश का खुलासा हुआ है। वॉइस ऑफ हिंद का 21वां संस्करण आया है। इसमें ठेले वाले को गोली मारते हुए एक फोटो है। फोटो के साथ लिखा है वी आर कमिंग। ISKP ने गोलगप्पे वाले की हत्या के बाद का वीडियो भी जारी किया था। ISKP का स्लीपर सेल घाटी में एक्टिव है। मैगजीन में हिंदू मंदिरों की तस्वीरें हैं। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने की आशंका है। हालांकि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इस मैगजीन के प्रकाशन पर पहले ही FIR दर्ज करके जांच कर रही है। जांच एजेंसियां वॉइस ऑफ हिंद के इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में अलर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए कई छोटे संगठन बनाए गए हैं। ये छोटे छोटे संगठन आम नागरिकों की टारगेटेड किलिंग कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की यह आशंका सही साबित हो रही है। दस दिन 9 एनकाउंटर, 13 आतंकियों की मौत। सेना के जवानों की गोलियां और आतंकियों की मौत की गिनती लगातार बढ़ी है। यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है। पाकिस्तान इसीलिए अपने पुराने प्लान को बदलकर नए तरीके से हिंदुस्तान को डराने और दहलाने की कोशिश में है। इसीलिए इस बार सेना के जवानों और नागरिकों की टारगेट किलिंग के लिए छोटे छोटे स्थानीय आतंकी संगठन बनवाए गए। कश्मीर में हुई नागरिकों की हत्या में TRF का नाम सामने आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान एक और आतंकी संगठन के साथ मैदान में उतरा है। उसका नाम है हरकत 313। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हाल ही में एक नई चाल सामने आई है, जिसमें सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का उसने प्लान तैयार किया है और इसके लिए उसने तैयार किया है नए आतंकी संगठनों का, जिसमें ये जानकारी पता चली है कि हरकत 313 का इस्तेमाल वो जम्मू कश्मीर में कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरकत 313 4 तरह के प्लान पर काम करेगा। पाकिस्तान ने उसे 4 टास्क दिए हैं। पहला है उरी पनबिजली परियोजना पर हमला करके उत्तर कश्मीर की बिजली आपूर्ति ठप करना। दूसरा है चीन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए रणनीतिक तौर से अहम अनंतनाग की हवाई पट्टी को बर्बाद करना। तीसरा है धर्म गुरुओं पर हमला करके कानून व्यवस्था बिगाड़ना। और चौथा है सरपंचों और दूसरे राज्यों से आए लोगों पर हमला करके डर पैदा करना। खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट्स भी आए हैं जिसमें पता चला है कि आतंकी धार्मिक संस्थाओं और धर्म गुरुओं को निशाना बना सकते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सके। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकवादियों के सोशल मीडिया को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं।
साथ ही NIA, CRPF और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो कि हर एक सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने छोटे छोटे आतंकी संगठनों को हैंडल करने की जिम्मेदारी लश्कर और हिजबुल जैसे सीनियर आतंकी संगठनों को सौंपी है, लेकिन सेना उनकी साजिश कामयाब नहीं होने दी। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं। मेंढर में पिछले 4 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है, क्योंकि यहाँ वो आतंकी छिपे हैं जो पिछले 3 एनकाउंटर से भाग निकले। इस साल अब तक भारतीय सेना 147 आतंकियों का शिकार कर चुकी है और यह गिनती बढ़ेगी, ये भी तय है। यही नहीं, सेना ने अलग अलग ऑपरेशंस में 254 आतंकियों को गिरफ्तार करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उगलवाई हैं। भारतीय सेना ने इस साल 30 सितंबर तक आतंकियों से 105 AK-47, 126 पिस्टल और 276 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। 126 पिस्टल मिलने से इशारा ये है कि आतंकियों में छोटे हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा है। 2020 में आतंकियों के पास से 163 पिस्टल बरामद हुई थी, जबकि 2019 में केवल 48 और 2018 में 27 पिस्टल बरामद की गई थी। इससे एक बात साफ है कि इस बार आतंकी सेना के जवानों से सीधे टकराना नहीं चाहते, वो छोटे हथियारों के दम पर टारगेट किलिंग करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग सेना के जवानों से बचकर भाग रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हमले, बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं पर अटैक और भारत के कश्मीर में ID कार्ड देखकर गोली मारना, ऐसी घटनाओं को देखकर लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं को टारगेट करने की एक लहर सी चल रही है। पिछले 5 दिनों में बांग्लादेश से जो तस्वीरें आई हैं, वो भारत में हिंदू समुदाय को परेशान और भावुक कर रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि भावनाओं को जाहिर करने से मन को तो शांत किया जा सकता है, दंगों को नहीं। बांग्लादेश में दंगे अब भी जारी हैं। वहां हिंदुओं को टारगेट करने के लिए अफवाह फैलाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया गया और उसी पोस्ट के आधार पर हिंदुओं पर हमले हुए। दंगों की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई थी, जब कट्टरपंथियों ने दुर्गा पंडाल पर हमला कर दिया और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इस हमले में 4 लोग मारे गए थे। इसके बाद भी कट्टरपंथी शांत नहीं हुए और उन्होंने नोआखाली में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहां मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर प्रशासन के एक सदस्य की हत्या कर दी गई। यहां आपको याद दिला दें कि नोआखाली वही जगह है जहां महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाने के बजाय हिंदू मुस्लिम दंगों के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग करने की मांग करते हुए डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी। इस फरमान के बाद नोआखाली में कत्लेआम शुरू हो गया, लेकिन इस दंगे की खबर काफी दिनों बाद अखबारों में छपी थी। तब से अब तक नोआखाली का दंगों का इतिहास चलता आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले आम है। 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद से मंदिरों पर सीरियल अटैक हुए। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ढाका और उसके आसपास के इलाकों में 13 अक्टूबर के बाद से 12 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की ये जो लहर चली है, उसकी संपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है। ये बांग्लादेश में अफवाह के नाम पर हिंदुओं पर हमला करने की तस्वीर है। एक फेक न्यूज फैलाई और हिंदू अल्पसंख्यकों को तुरंत निशाने पर ले लिया। No kind of help we get at that moment, and that shows us that it is totally a pre-planned attack. सोशल मीडिया पर फैलाए गए झूठ का कहर कैसे वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बरसा, ये देखिए। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, ये इस सच के पीछे कट्टरपंथी सोच है जिसकी तस्वीरें पूरे उपमहाद्वीप में ट्रेंड कर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं पर हमला किया गया है।
कभी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर तो कभी इस्लाम का अपमान करने वाली बेबुनियाद अफवाह फैलाकर। আমাদের যে একটা সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, इसकी पुष्टि ये 3 तस्वीरें कर रही हैं। इसमें पहली तस्वीर 13 अक्टूबर की है, जब ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर कोमिल्ला और चांदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर शुक्रवार की है, जब बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर कम से कम 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। जबकि तीसरी तस्वीर 17 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोगों की भीड़ ने पीरगंज में रहने वाले हिंदुओं के घरों में आग लगा दी। इस तस्वीर को बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट करके शेख हसीना सरकार की आलोचना की है। আপনাদের কাছে এইটুকু আমরা বলতে চাই, আপনাদের কাছেও যদি কোনো তথ্য থাকে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সুনিশ্চিত এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের যে একটা সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য এই ঘটনাটি ঘটেছে। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने का भरोसा दे रही है, लेकिन जिस तरीके से कट्टरपंथी बेखौफ होकर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उसे देखकर सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले 5 दिनों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमले के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में डर और गहरा हो गया है। हमने जब वहां के इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने इस हमले की एक डिटेल को विस्तार से बताया। You see, this is our office room, our ISKCON Noakhali temple, and they broke all the glasses here, and you see the PC, our computer, our laser, everything was broken. Everything was broken and vandalized. Looted everything. They looted everything. नोआखाली के इस्कॉन मंदिर को किस तरह भीड़ ने निशाना बनाया, इसकी पूरी तस्वीर आज तक के साथ शेयर की गई, ताकि हिंदुओं पर हमले का सच सबके सामने आ सके। इस हमले में इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपादा की मूर्ति और जगन्नाथ रथ को आग लगा दी गई। साथ ही वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने मंदिर में रहने वाले सदस्यों को बेरहमी से पीटा और चाकुओं से हमला किया। इस हमले में इस्कॉन मंदिर के 26 साल के एक सदस्य पार्था चंद्रदास की हत्या कर दी गई, जिनकी लाश पास के तालाब में तैरती हुई मिली। इस घटना ने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को बहुत डरा दिया है। और জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলে ছুলে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের দুজন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে, আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে। খুব মর্মান্তিক অবস্থা, এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখিনি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। शेख हसीना सरकार से मांग की जा रही है कि यह आश्वासन का नहीं, एक्शन लेने का समय है, क्योंकि हिंदुओं पर हमला भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास डाल सकता है। इस घटना का हम तीव्र निंदा करते हैं। हम देख रहे हैं जैसे दुर्गापुर में कल दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन को लेके फिर वहीं पर एक कम्युनल हमला हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश का छवि दुर्गापुर में हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बांग्लादेश का घटना कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, एक परिकल्पित घटना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेट करने के लिए कट्टरपंथियों का सबसे सीधा हथियार है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना। इस बार भी ये झूठ फैलाया गया कि हिंदुओं ने पवित्र कुरान का अपमान किया है। इस झूठ के पीछे किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि क्या बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं ने वाकई ऐसा किया भी है या नहीं। 1947 से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का पूरा इतिहास रहा है। कब और किस तरह हिंदुओं पर हमला किया गया, इसका पूरा चिट्ठा मौजूद है। हिंदुओं पर हमले का एक बड़ा मकसद होता है उनकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा करना। दहशत की वजह से हिंदू समुदाय के लोग अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं।
और इस पलायन से कट्टरपंथियों को उनकी जमीनों पर कब्जा करने की सुविधा मिल जाती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन पर किताब लिख चुके मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय ने इस मसले पर अपनी राय रखी है। हिंदुओं के पास कुछ जमीन है, ये जमीन के लालच से इन लोग प्रयास करते हैं कि किसी हालत से हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया जाए और वो जमीन कब्जा कर लिया जाए। और इनका स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है कि इन लोग किसी हालत से एक अफवाह चालू कर देंगे कि इन लोगों ने किसी कुरान को अपमान किया या नबी जी को अपमान किया। स्थिति बहुत खराब है और बांग्लादेश के हिंदू इतने डरे हुए हैं कि उनको ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो सकता कि वो कुरान को अपमान करे। यानी जब जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों को हिंदुओं पर हमला करने का मौका मिला है, उन्होंने बेखौफ होकर हिंदुओं को निशाना बनाया है और ये दौर अब भी जारी है। भारत सरकार इस पूरे मसले पर शेख हसीना सरकार के संपर्क में है, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को 100% सुरक्षा की गारंटी देने की बात फिलहाल बहुत दूर दिखाई दे रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसा और हमले की घटनाएं पिछले 75 वर्षों से लगातार हो रही हैं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद लाखों हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से निकलकर पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में आकर बस गए। इसके बाद 1950 में बांग्लादेश में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं की आबादी घटती चली गई, उसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। 1951 में बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 22% थी, जो बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में 13.5% रह गई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 9% से भी कम रह गई। ढाका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से हर साल 2 लाख से अधिक हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसके पीछे धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने वाली साजिश काम कर रही है। इस साजिश के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन और सिस्टम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था, जिसे बांग्लादेश में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर गए लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करके उस पर कब्जा कर लिया जाता है। बांग्लादेश में 1965 से 2006 के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं के स्वामित्व वाली 26 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा किया जा चुका है। यानी बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन धार्मिक कट्टरता फैलाने के साथ साथ भरपूर मुनाफे से भरी एक प्रॉपर्टी डील भी है। जब तक इस कानून में हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं की जाती और कट्टरता का सामूहिक इलाज नहीं होता, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चे पर तैनात भारतीय सैनिकों को अब कुछ ऐसे हथियार सौंपे जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये हथियार आधुनिक हैं और साथ ही साथ पारंपरिक भी। इन हथियारों की खासियत यह है कि ये दुश्मन को जख्म देते हैं, करंट देते हैं, लेकिन इन हथियारों से फायर आर्म के जरिए आक्रमण या विस्फोट नहीं होता। इसीलिए ये उस श्रेणी में नहीं आते हैं और किसी सीमा समझौते का उल्लंघन नहीं करते। आज हाईटेक त्रिशूल, वज्र, ग्लव्स, दंड और भद्र से आपका परिचय करवाते हैं। दुश्मन की रणनीति से एक कदम आगे रहना युद्ध में कामयाबी की गारंटी होती है। युद्ध अगर छद्म हो तो उसका मुकाबला करने के लिए और भी खास तैयारी चाहिए। 15 जून 2020 को गलवान में 20 भारतीय सेनानियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उस लड़ाई में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने कांटेदार गदा और पत्थरों से हमला किया था। चीन के उस हमले से सबक लेकर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिकों को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो हैं तो अचूक, लेकिन आते हैं नॉन लीथल वेपन कैटेगरी में। LAC पर भारतीय सेना के नए हथियारों में शामिल है वज्र।
खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।